सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका फिर से आपका हिंदी की कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए बहुत उत्साहित होंगे। चलिए आइए बिना देरी के कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आज हमारा पाठ है पाठ 7, चिकित्सा का चक्कर। और इसका परिचय इस प्रकार है। चिकित्सा प्रणालियां हर प्रकार की हैं और मित्रगण व नाते रिश्तेदार भी। किसी के बीमार पड़ने पर क्या ताकत वातावरण होता है, उसका बड़ा सजीव चित्रण है। चित्रण हास्य का पुट देते हुए इस पाठ में किया गया है। तो चलिए आइए पाठ की शुरुआत भी कर लेते हैं। मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी हूँ। देखने में मुझे कोई भला आदमी रोगी नहीं कह सकता। मेरी आयु लगभग 35 वर्ष की है। आज तक मैं कभी बीमार नहीं पड़ा। लोगों को बीमार देखता था तो मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि किसी दिन मैं भी बीमार पड़ता तो अच्छा होता। मेरे बीमार पड़ने पर हंटले के बिस्कुट, जिन्हें साधारण अवस्था में घर वाले खाने नहीं देते, खाने को मिलते। यूटी क्लोन की शीशियां सिर पर कोमल करो से बीवी उड़ेलकर मलती। और सबसे बड़ी इच्छा तो यह थी कि दोस्त लोग आकर मेरे सामने बैठते और गंभीर मुद्रा धारण करके पूछते, कहिए बेडब जी, कैसी तबीयत है? किसकी दवा हो रही है? कुछ फायदा है? जब कोई रोनी सूरत बनाकर ऐसे प्रश्न करता तब मुझे बड़ा मजा आता। उस समय मैं आनंद की सीमा के उस पार पहुंच जाता। मतलब बच्चों, जो ये लेखक है वह कहते हैं कि वह कभी भी बीमार नहीं पड़े आज तक। वे 35 वर्ष के हैं और वो चाहते हैं कि वो एक बार बीमार पड़े। और वह बीमार पड़ने पर किन किन चीजों की इच्छा रखते हैं, वह कहते हैं कि वह कभी बीमार नहीं पड़े और वो चाहते हैं कि एक बार बीमार पड़े। जो हंटेले के जो बिस्किट हैं वो उन्हें खाने को मिलेंगे। साधारण अवस्था में घर वाले उन्हें खाने नहीं देते तो उस समय वो उनको खाने को मिलेंगे। यूटी क्लोन की जो शीशियां हैं सिर पर उड़ेलकर जो उनकी पत्नी है वो कोमल हाथों से उसमें मसाज करेगी, उनकी मालिश करके जो उनके मित्रगण हैं उनके आसपास आकर के बैठेंगे और रोनी सूरत बना करके उनसे पूछेंगे, क्यों, किसकी दवाई हो रही है, कैसे हो, कैसी तबीयत है, क्या हाल चाल है, कैसा लग रहा है, ये सारे प्रश्न पूछेंगे। और रोनी सूरत बना करके जब वह चिंता जताएंगे तो मुझे बहुत ही आनंद की सीमा की जो चरम सीमा है उसके मैं पार चला जाऊंगा। ठीक है। हाँ, तो एक दिन मैं हॉकी खेलकर आया, कपड़े उतारे, स्नान किया, शाम को ही भोजन कर लेने की मेरी आदत है। पर आज मैच में रिफ्रेशमेंट जरा ज्यादा खा लिया था, इसीलिए भूख ना लगी थी। श्रीमती जी ने खाने को पूछा, मैंने कह दिया आज स्कूल से मिठाई खाकर आया हूँ, कुछ विशेष भूख नहीं है। उन्होंने कहा, विशेष ना सही, साधारण से ही, मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था। संभव है मेरे आने में देर हो। मतलब बच्चों, जब वो कहते हैं कि जब वो एक दिन हॉकी खेल करके घर आए थे तो उन्होंने कपड़े अपड़े उतार करके नहा धो करके जब वो जल्दी से भोजन कर लेने की उनकी शाम की आदत है। और जब वह क्या बच्चों वो मैच देख कर आए थे तो उस दिन बच्चों उन्होंने क्या था, रिफ्रेशमेंट जो मिली थी वहां पर वह ज्यादा ही खा ली थी, तो इसीलिए उनको कुछ खास भूख नहीं थी। फिर उन्होंने क्या, उनकी जो पत्नी थी उन्होंने पूछा कि खाना खा लीजिए, तो उन्होंने कहा ज्यादा मिठाई खाकर आए इसलिए भूख कुछ खास नहीं है। फिर पत्नी कहती है कि मुझे सिनेमा देखने जाना है, आते आते देर हो जाएगी, इसीलिए अच्छा यही रहेगा कि आप भोजन कर लीजिए। मैंने फिर इनकार नहीं किया। उस दिन थोड़ा ही खाया, 12 पूरियां थी और वही रोज वाली आधा पाव मलाई। यह सब खाने के बाद पता चला कि प्रसाद जी के यहाँ से बाग बाजार के रसगुल्ले आए हैं। रस तो होगा ही, कल तक संभव है कि कुछ खट्टे हो जाएं। 6 रसगुल्ले निगलकर मैंने चारपाई पर धरना दिया। रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे। मतलब बच्चों, जब उनकी पत्नी ने कहा कि ऐसा ऐसा मुझे सिनेमा जाना, तो उन्होंने क्या किया, खाना खा लेना ही अच्छा समझा। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, उस दिन थोड़ा खाया, मतलब 12 पूड़ियां रखी थी, वही रोज वाली थाली थी, आधा पाव मलाई थी। और जब खाने के बाद पता चलता है कि जो प्रसाद जी के यहाँ से क्या आया है बच्चों, रसगुल्ले आए हैं। कौन से रसगुल्ले आए हैं, बाग बाजार के रसगुल्ले आए हैं। ठीक है बच्चों, और क्या किया उन्होंने, उनको आज ही खाना सही समझा क्योंकि कल हो सकता है उनका जो स्वाद है वह थोड़ा सा खट्टा हो जाए, उनके स्वाद में थोड़ा सा खट्टापन आ जाए, ऐसा वह सोचते हैं। और फिर वो कहते हैं कि रसगुल्ले खाया उन्होंने, रसगुल्ले निकल करके और चारपाई पर उन्होंने क्या कर दिया बच्चों, धरना दे दिया, लेट गए चारपाई पर। यहाँ पर देखिए बच्चों किस प्रकार ये है,
पूरी सब्जी, मलाई और रसगुल्ले जो हैं वो खा रहे हैं बड़े चाव से। एकाएक 3 बजे रात को नींद खुली। नाभि के नीचे दाहिनी ओर पेट में दर्द मालूम पड़ता था। कोई बड़ी बड़ी सुइयां लेकर कोंच रहा है, परंतु मुझे भय नहीं मालूम हुआ, क्योंकि ऐसे ही समय के लिए औषधियों का राजा, लोगों का रामबाण, अमृत धारा की एक शीशी समाप्त हो गई। दर्द में किसी प्रकार की भी कमी ना हुई। प्रातःकाल एक डॉक्टर के यहाँ आदमी भेजना पड़ा। एकाएक 3 बजे रात को क्या होता है बच्चों, 3 बजे के आसपास उनकी नींद खुलती है। उनके नाभि के नीचे पेट में जैसे कोई सुइयां चुभा रहा है, इस प्रकार का दर्द उठता है। उन्होंने क्या किया, रामबाण जो अमृत धारा है उसकी जो शीशी थी उसको पूरा पी लिया, उसको पूरा पी के खत्म कर लिया, लेकिन दर्द में कोई भी असर नहीं हुआ, उनका दर्द कम नहीं हुआ। और जब सुबह हुई तो उनको क्या पड़ा बच्चों, एक डॉक्टर के पास एक आदमी को उन्हें भेजना पड़ा। डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के थे। वे एक इक्के पर तशरीफ लाए। सूट वाले का इक्के पर आना वैसा ही मालूम हुआ जैसे लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल चलना। मैं अपना पूरा हाल भी नहीं कह पाया था कि वे बोले, जबान दिखलाइए। प्रेमियों को जो मजा प्रेमिकाओं की आंखों में देखने में आता है, शायद वैसा ही डॉक्टरों को मरीजों की जीभ में आता है। डॉक्टर महोदय मुस्काए और बोले, घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए। 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। हाय, मैं तो दर्द से बेचैन था और डॉक्टर साहब साहित्य का मजा लूट रहे थे। चलते चलते बोले, अस्पताल खुला नहीं होगा, नहीं तो आपको दवा मंगानी ना पड़ती। खैर, चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगवा लीजिए, वहां दवाइयां ताजी मिलती हैं। गर्म बोतलों से सेकना भी आरंभ हुआ। सेकते सेकते छाले पड़ गए, पर दर्द में कमी ना हुई। ठीक है बच्चों, जब उन्होंने दर्द हुआ, जब डॉक्टर आए, वो डॉक्टर कैसे आए, उसी प्रकार से जैसे कि नेताजी गाड़ी को छोड़ करके पैदल आते हैं। वो किस पर आए बच्चों, अपने इक्के पर आए थे। ठीक है, और आते ही उन्होंने, जो डॉक्टर महोदय हैं, उन्होंने उसका हाल पूछने से पहले कहा कि अपनी जीभ दिखाइए। और जीभ देखने में उनको वैसा ही मजा आ रहा था जैसे एक प्रेमिका की आंखों में देखने पर प्रेमी को मजा आता है। और फिर उसके बाद वे कहते हैं, ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, 2 खुराक पीते पीते क्या होगा, आपका सारा दर्द जो है वह चला जाएगा। और वो जाते जाते कहते हैं कि दवाइयां मंगवा लीजिएगा, क्योंकि जो अस्पताल बंद है, अगर वह खुला होता तो दवाइयां मंगवाने में कोई परेशानी नहीं होते। अब उनकी पत्नी से कहते हैं, चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगवा लेना, वहां ताजी दवा मिलती है। ठीक है बच्चों, दोपहर हुई, शाम हुई, दर्द ने मुझ पर ऐसा प्रेम दिखलाया कि हटने का नाम न लेता। लोग देखने के लिए आने लगे, मेरे घर पर मेला लगने लगा। ऐसे ऐसे लोग आए कि यहाँ कहाँ तक लिखूं। हाँ, एक विशेषता थी, जब कोई भी आता एक न एक नुस्खा अपने हाथ लेता आता था। किसी ने कहा, अजी कुछ नहीं, हींग पिला दो। किसी ने कहा, चूना खिला दो। खाने के लिए सिवा जूते के और कोई चीज बाकी नहीं रह गई जिसे लोगों ने ना बताया हो। अब दोपहर से शाम हुई, शाम से और समय बीतता जा रहा, लेकिन दर्द में कोई कमी नहीं। दर्द लगातार होते जा रहा और लोगों को देखने आने का जो सिलसिला है वह भी भीड़ लगी हुई थी। आते जा रहे थे लोग, और आते जा रहे थे और साथ साथ अपने साथ एक एक नुस्खा भी जरूर लाते कि चूना पिला दो, और या तो हींग घोल के पिला दो। ऐसे ऐसे उन नुस्खे बताते। और बच्चों क्या था, दुनिया भर के खाने की चीजें उन्होंने बता दी थी सुझाव में। बस खाने के रह गए थे, तो क्या रह गए थे बच्चों, जूते। 3 दिन बीत गए, दर्द में कमी ना हुई। लोग आते मुझे देखने के लिए, पर किसी और विषय पर चर्चा छिड़ जाती थी। प्रसाद जी का अमुक नाटक रंगमंच की दृष्टि से कैसा है। राय कृष्णदास हफ्ते में 9 बार दाढ़ी क्यों बनाते हैं, मुझे भी कुछ बोलना ही पड़ता, ऊपर से पान और सिगरेट की चपत अलग। भला दर्द में क्या कमी होती। अब देखो बच्चों, दिन बीत गए, मतलब 3 दिन बीत गए, उनके दर्द में कोई कमी नहीं हुई। लोग आते थे उन्हें देखने के लिए, उनसे बातें करने बैठ जाते, किसी और मुद्दे पर कोई और मुद्दा छिड़ जाता था, जैसे कि प्रसाद जी का अमुक नाटक रंगमंच की दृष्टि से कैसा होगा। ठीक है, राय कृष्णदास हफ्ते में 9 बार दाढ़ी बनाते हैं। और इन सब में क्या था बच्चों, जो कुछ बातें हैं वह उस व्यक्ति को भी, लेखक को भी बोलनी पड़ती थी। और इस प्रकार पान चूने का खर्चा उनका अलग ही हो जाता था, क्योंकि वह उनके यहाँ देखने के लिए आते थे और फिर बैठते हैं तो पान चूना तो खिलाना ही पड़ता था। आखिर में लोगों ने कहा कि तुम कब तक इस तरह पड़े रहोगे, किसी दूसरे की दवा करो। लोगों की सलाह से डॉक्टर चुहानाथ कातर जी को बुलाने की सलाह हुई। आप लोग डॉक्टर साहब का नाम सुनकर हंसेंगे, पर यह मेरा दोष नहीं है।
उनके माँ बाप का दोष है। यदि मुझे उनका नाम रखना पड़ता तो अवश्य कोई साहित्यिक नाम रखता। वे यथा नाम तथा गुण वाले व्यक्ति थे। उनकी फीस 8 रुपए थी और मोटर का 1 रुपया अलग। वे लंदन से FRCS की डिग्री लेकर आए थे। मतलब बच्चों, जो कई लोगों ने, अब जब दर्द ठीक नहीं हुआ बच्चों, तो लोगों ने सुझाव दिया कि आपका डॉक्टर बदल दो, दूसरे डॉक्टर से इलाज कराओ। तो दूसरा डॉक्टर जिससे इलाज करवाया गया, उनका नाम क्या है बच्चों? चूहानाथ कातर जी। अब वो कहते हैं लेखक आगे, ताकि आपको इनका नाम सुन करके हंसी आएगी, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये उनके माता पिता का दोष है। अगर मुझे यह सौभाग्य मिला होता कि मैं उनका नाम रख पाता तो जरूर कोई साहित्यिक नाम ही रखता था मैं। अब उनकी फीस क्या थी बच्चों? उनकी फीस थी 8 रुपए, और जो उनका जो मोटर थी, उनका खर्चा भी कितना था? 1 रुपए। अब वो कहाँ से आए थे बच्चों? FRCS पढ़कर आए थे। कहाँ से? लंदन से आए थे। ठीक है। कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टरों की फीस रात में बढ़ जाती है। खैर, डॉक्टर साहब बुलाए गए। आते ही हमारे हाल पर रहम किया और बोले, धीरज रखिए, मिनटों में दर्द गायब हो जाएगा, थोड़ा पानी गर्म करवाइए, तब तक दवा मंगवा लीजिए। एक पर्चे पर उन्होंने दवा लिखी, पानी गर्म हुआ, 2 रुपए की दवा आई। डॉक्टर बाबू ने तुरंत एक छोटी सी पिचकारी निकाली, उसमें एक लंबी सुई लगाई, पिचकारी में दवा भरी और मेरे पेट में वह सुई कोच कर चुभो दी। अब बच्चों क्या था, जिस तरीके से कुछ लोगों का जो सौंदर्य है वो रात को बढ़ जाता है, उसी प्रकार जो ये डॉक्टर साहब है, उनकी फीस भी रात को बढ़ जाती है। खैर, डॉक्टर साहब को बुलाया गया, डॉक्टर साहब आए। उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि कुछ ही मिनटों में तुम्हारा दर्द जो है दूर हो जाएगा। उन्होंने पानी गर्म करवाने के लिए कहा और साथ में एक दवा लिखी, जो दवा मंगवाने के लिए कहा। अब दवा बच्चों लेकर के आए। दवा 2 रुपए की आई थी। उन्होंने पर्चे पर दवा लिख के दवा मंगवाई। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, छोटी सी पिचकारी बनाई, उसमें दवा डाली और उनके पेट में सुई जो है चुभो दी। डॉक्टर साहब कुछ कहकर और मुझे सांत्वना देकर चले गए। उसके बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। मेरी नींद कब खुली नहीं कह सकता, पर दर्द में कमी हो चली थी और दूसरे दिन प्रातः काल पीड़ा रफू चक्कर हो गई थी। मतलब डॉक्टर साहब कब सुई लगाकर चले गए उन्हें पता नहीं चला, और उसके बाद उन्हें नींद आ गई और प्रातः काल जो थी वह, उनका जो दर्द था वह पूरा तरीके से रफू चक्कर हो गया था। ठीक है, पहले कमी हुई और फिर बाद में रफू चक्कर ही हो गया उनका दर्द। कोई 2 हफ्ते मुझे पूरी तरह स्वस्थ होने में लगे। बराबर डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की दवा पीता रहा। 18 आने की शीशी प्रतिदिन आती थी। दवा के सत का क्या कहना, शायद मुर्दे के मुंह में डाल दी जाए तो वह भी तिलमिला उठे। 15 दिन के बाद मैं डॉक्टर साहब के घर गया। उन्हें धन्यवाद देने के लिए मैंने पूछा कि अब तो दवा पीने की कोई आवश्यकता ना होगी। बच्चों देखो, जो दवा उनको पिला रहे थे, जो चूहानाथ कातर जी ने जो दवा दी थी डॉक्टर साहब ने, वह जो दवा दी थी वो बहुत ही कड़वी थी, मतलब जहर के समान थी, लेकिन वो दवा उन्होंने पी। और मतलब क्या है, कुछ ही हफ्तों में, क्या कोई 2 हफ्तों में वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए बच्चों। और दवा बच्चों इतनी कड़वी थी कि वह कहते हैं कि अगर वह दवा किसी मुर्दे के मुंह में भी डाली जाती तो वह भी क्या करता बच्चों, दर्द से तिलमिला उठता। उसको दर्द मतलब जो कड़वापन था, कड़वापन से बच्चों वह तिलमिला उठता। इतनी जहरीली कड़वी दवा थी वो, लेकिन फिर भी उन्होंने वह दवा पी ली। और कुछ दिनों के बाद बच्चों क्या है, वह डॉक्टर साहब के घर गए उन्हें धन्यवाद देने के लिए कि उन्होंने जो है उनका दर्द जो है पेट का ठीक कर दिया है। फिर उन्होंने आगे जाके उनसे पूछा था कि क्या मुझे और दवा पीने की आवश्यकता है। देखिए डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, वे बोले, यह तो आपकी इच्छा है, पर यदि काफी एहतियात ना करेंगे तो आपको अपेंडिक्स हो जाएगा। आपकी श्रीमती जी बड़ी भाग्यवती हैं, अगर 6 घंटे की देर और हो जाती तो उन्हें जिंदगी भर रोना पड़ता। यह तो कहिए कि आप अपने समय पर मुझे बुलवा लिए, अभी कुछ दिन दवा पीजिए। मतलब वो कहते हैं कि अगर संयम से रहोगे तो और तो ठीक रहोगे। आप तो अपेंडिक्स से बच गए हैं, कुछ घंटे और लेट होता तो अपेंडिक्स से बच गए हैं। अगर आप सही से संयम ना करेंगे तो आपको अपेंडिक्स होने का खतरा है। और आपकी बीवी तो बहुत भाग्यशाली हैं, जिन्होंने मुझे जल्दी से जिसके लिए आपने मुझे जल्दी से कुछ घंटों पहले बुला लिया। अगर कुछ घंटों की देर हो जाती थी तो क्या होता था, आपकी पत्नी को सर पकड़ के रोना पड़ता था। इसी बीच डॉक्टर महोदय ने ऐसे ऐसे मर्जों के नाम सुनाए कि मेरी तबीयत फड़क उठी। भला मुझे ऐसे मर्ज हुए जिनका नाम साधारण क्या, बड़े बड़े लोग भी नहीं जानते। मालूम नहीं ये मर्ज सब डॉक्टरों को मालूम है या केवल हमारे डॉक्टर कातर जी को ही मालूम है। खैर, मैंने दवा जारी रखी।
मतलब इसी बीच जो डॉक्टर महोदय थे उन्होंने कहा, ऐसे ऐसे मर्जों के नाम उन्हें बताकर डरा दिए। तो वे सोचते हैं कि ये जो सारे मर्ज हैं ये सभी डॉक्टर को पता है या केवल डॉक्टर कातर जी को ही पता है। खैर जो भी हो, मैंने अपनी दवाई कुछ दिनों के लिए और जारी रखी। ऐसा किसने कहा? लेखक ने। अभी एक सप्ताह भी पूरा ना हुआ था कि दिन के 2 बजे एकाएक फिर दर्द रूपी फौजी ने मेरे शरीर रूपी किले पर हमला कर दिया। अभी बच्चों एक सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ था कि जो दर्द रूपी जो फौजी है उसने मेरे पेट रूपी किले पर क्या कर दिया था बच्चों? आक्रमण कर दिया था। डॉक्टर साहब जिन भयंकर मर्जों का नाम लिया था उनका स्वरूप मेरी रोती आंखों के सामने नृत्य करने लगा। मैं सोचने लगा कि हुआ हमला उन्हीं में से किसी एक मर्ज का। पर तुरंत डॉक्टर साहब के यहाँ आदमी दौड़ाया गया कि इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। वहां से आदमी बिना मांगे पत्रिका की भांति लौटकर आया कि डॉक्टर साहब कहीं गए हुए हैं। उधर मैं हवाई जहाज के पंखे की तेजी के समान करवटें बदल रहा था। इधर मित्रों और घर वालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अब किसे बुलाया जाए। पर निशस्त्रीकरण सम्मेलन की भांति कोई भी ना तो किसी की बात मानता और ना ही कोई निश्चय हो पाता था। मतलब जो डॉक्टर को बुलाने के जो इंसान भेजा गया था बच्चों, वह वापस जल्दी लौट करके आ गया। उसने कहा कि डॉक्टर साहब कहीं गए हुए हैं। अब क्या था बच्चों, दर्द के मारी ये यहाँ से वहां लेखक जो है करवटें बदल रहा था। जो घर के जो सभी लोग हैं वो क्या कर रहे थे, आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि अब क्या किया जाए, क्यों उस डॉक्टर को बुलाया जाए। पर बच्चों कोई भी निश्चय नहीं हो पाया था। मालूम नहीं लोगों में क्या क्या बहसें हुई, कौन कौन और आयुर्वेदाचार्य रसज्ञ रंजन चिकित्सा मातंड के नाम लिए गए। अंत में कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री जी को बुलाने की बात तय हुई। एक सज्जन उन्हें बुलाने के लिए भेजे गए। 45 मिनट बीत गए परंतु वे वैद्य जी आए ना भेजे गए सज्जन का कोई पता चला। एक और दर्द आयकर की तरह बढ़ता जा रहा था। दूसरी ओर उन लोगों का भी पता नहीं चल रहा था। बेचैनी और भी बड़ी। अंत में जो साहब गए थे वे लौटे। वे बोले, वैद्य जी ने बड़े गौर से पत्रा देखा और कहा कि अभी बुध के संक्रांति व्रत से शनि की स्थिरता है। 31 पल 9 विपल में शनि बाहर हो जाएगा और 1.5 घड़ी एकादशी का योग है। इसके समाप्त होने पर मैं चलूंगा। सुनकर वे आने के लिए कह आए थे, अतएव बुलाना भी आवश्यक था। अब देखो मालूम नहीं लोगों में क्या क्या बात हुई, क्या क्या उनके अंदर संवाद हुआ। लेकिन क्या हुआ, कौन कौन आए? आयुर्वेदाचार्य रसज्ञ रंजन चिकित्सा मातंड के नाम लिए गए। अंत में किसको? कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री जी को बुलाने का निर्णय हुआ। उनको बुलाने के लिए व्यक्ति भेजा गया, लेकिन 45 मिनट हो चुके थे। व्यक्ति को पता नहीं था, ना ही उस सज्जन व्यक्ति का पता था कुछ, ना ही गुरुदेव, ना ही कविराज का कोई अता पता था। फिर उसके कुछ देर बाद जो है वह व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति आता है और वह कहते हैं कि उन्होंने क्या देखा। पत्रा देख करके कहा है कि अभी बुध की संक्रांति चल रही है, व्रत से शनि की स्थिरता है। संक्रांति व्रत से शनि की स्थिरता है। वे बोले 21 पल 9 विपल में शनि बाहर हो जाएगा और 1.5 एकादशी का योग है। इसके बाद क्या है बच्चों, वह आ सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों किस प्रकार उनके पेट में यह दर्द हो रहा है, किस प्रकार ये सारे यहाँ पर वार्तालाप कर रहे हैं। कोई आधे घंटे बाद वैद्य जी एक पालकी में तशरीफ लाए। आकर वे मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गए। वे धोती पहने हुए थे और कंधे पर एक सफेद दुपट्टा डाले हुए थे। इसके अतिरिक्त उनके शरीर पर सूत के नाम पर केवल जनेऊ था, जिसका रंग देखकर यह शंका होती थी कि कविराज के जी कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। वैद्य जी ने कुछ और ना पूछा। पहले 5 मिनट तक एक हाथ की नाड़ी देखी, फिर दूसरे हाथ की, और फिर बोले, वायु का प्रकोप है। यकृत से वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत में जा पहुंची है। मंदाग्नि का प्रादुर्भाव होता है और इसी कारण जब भोज्य पदार्थ प्रतिहत होता है तब शूल का कारण बनता है। अब देखो बच्चों, आधे घंटे के बाद कौन आते हैं? वैद्य जी एक पालकी में बैठ करके उनके घर आते हैं। सामने कुर्सी पर बैठ गए और धोती पहने हुए, कंधे पर सफेद दुपट्टा लिए हुए। इसके अतिरिक्त उनके शरीर पर सूत के नाम पर केवल जनेऊ था, जिसका रंग कैसा था बच्चों? रंग देखकर ये शंका होती थी कि कविराज जी कुश्ती लड़कर आए, मतलब मटमैली होगी। वैद्य जी ने कुछ और ना पूछा। पहले 5 मिनट जो है नाड़ी देखी और फिर दूसरे हाथ की नाड़ी देखी, और उसके बाद वह कहते हैं कि जो वायु का प्रकोप है और जो वायु है यकृत वायु से घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत में जा पहुंची है। और इसमें मंदाग्नि से फिर क्या होता है, बाद में प्रादुर्भाव होता है, जिससे कि जो सुइयां आपके पेट में चुभती हैं। ठीक है,
कविराज जी मालूम नहीं क्या बक रहे थे और मेरी तबीयत दर्द और क्रोध से छटपटा रही थी। आखिरकार मुझसे ना रहा गया। मैंने एक सज्जन से कहा, जरा अलमारी में से आपटे आपटे का कोष तो लेते आइए। यह सुनकर लोग चकराए। कुछ लोगों को संदेह हुआ कि अब मैं होश में नहीं हूँ। मैंने कहा, दवा तो पीछे होगी, पहले मैं समझ लो कि मुझे रोग क्या है। तत्पश्चात वैद्य जी चरक सुश्रुत के श्लोक सुनाने लगे और अंत में कहा, देखिए मैं दवा देता हूँ, अभी आपको लाभ होगा। पंडित जी ने दवा दी, अदरक का रस, और कहा कि इस औषधि का सेवन करना होगा। खैर साहब, फीस दी गई। किसी प्रकार वैद्य जी से पिंड छूटा। 2 दिन दवा की गई। कभी कभी तो दर्द कम अवश्य हो जाता था, पर पूरा दर्द न गया। वह CID की तरह पीछा ही नहीं छोड़ता था। मतलब बच्चों, जो कविराज थे उनको वो क्या कह रहे थे, कुछ भी उनके जो लेखक उनके समझ में नहीं आ रहा था। फिर क्या था, उन्होंने क्रोध से छटपटाते हुए उन्होंने कहा एक सज्जन व्यक्ति से कि अलमारी से मेरी आपटे का कोष ले आओ। सबको लगा कि इनकी जो दिमागी स्थिति है वह खराब हो गई है, इनका दिमाग चल गया है। लेकिन फिर वह संदेह हुआ कि वह होश में नहीं है। लोगों को ऐसा संदेह हुआ। दवा पीछे, फिर उन्होंने क्या कहा लेखक ने कि दवा पीछे होती रहेगी, पहले मैं समझ लूं कि मुझे बीमारी क्या, मुझे रोग क्या। उसके तत्पश्चात जो वैद्य जी थे उन्होंने चरक सुश्रुत के श्लोक सुनाने शुरू किए और उसके बाद अदरक का रस दिया और बोला, इस औषधि का सेवन जो है आप करते रहिए, जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अब उसकी दवा भी 2-4 दिन चली गई। अब उससे दर्द कम तो होता था, लेकिन दर्द जो है पूरी तरह से खत्म नहीं होता था। चारपाई पर पड़ा रहने लगा। कुछ दिनों में मित्रों की मंडली आती, वह आराम देती कम, दिमाग चाटती थी अधिक। एक सज्जन मुझे देखने के लिए तशरीफ लाए थे। वह बोले, साहब आप लोगों को देश का हर संभव ध्यान रखना चाहिए। आप किसी भारतीय हकीम अथवा वैद्य को ही दिखलाइए। मैंने मन में सोचा कि वैद्य महाराज को तो मैंने दिखा ही लिया है, अब हकीम भी सही। चारपाई पर पड़े पड़े वह क्या हो गए, बहुत ही व्याकुल रहते और जो उनके जो मित्रगण है वह उनसे मिलने आते, उनको सांत्वना तो कम देते पर दिमाग अधिक चाटते थे। फिर उसके पश्चात बच्चों एक सज्जन व्यक्ति आते हैं और वे कहते हैं कि बोले, साहब महाराज आप हर संभव ध्यान रखना चाहिए, मतलब किसी भारतीय हकीम अथवा वैद्य को ही दिखलाया। अब वैद्य को तो दिखा चुके थे, चलिए अब हकीम को भी दिखला लेते हैं। ऐसे कहते हैं कौन बच्चों, लेखक। हकीम साहब आए। यद्यपि मैं अपनी बीमारी का जिक्र, अपनी बेबसी का हाल लिखना चाहता हूँ, पर हकीम साहब की पोशाक और उनके रहन सहन तथा फैशन का जिक्र ना करूं मुझसे ना हो सकेगा। मतलब जब हकीम साहब आए तो उनकी ऐसी वेशभूषा थी, ऐसी अतरंगी फैशन था उनका कि वो कहानी में लिखना तो चाहते हैं अपनी दशा के बारे में, लेकिन वह उनके फैशन के बारे में ना लिखे, यह उनसे नहीं हो पा रहा है लेखक से। फिर बनारस में बहुत तेज सर्दी नहीं पड़ती, फिर भी ऊनी कपड़े पहनने का समय आ गया था, परंतु हकीम साहब चिकन का कुर्ता पहने हुए थे, सिर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी रखी हुई थी, पाँव में पैजामा ऐसे मालूम होता था जैसे कि चूड़ीदार पैजामा बनाने वाले थे। परंतु दर्जी ईमानदार था, उसने कपड़ा चुराया नहीं, सबका सब लगा दिया। अथवा यह भी हो सकता है कि ढीली मोहरी के लिए कपड़ा दिया गया हो, दर्जी ने कुछ खतर ब्योंत की हो और चुस्ती दिखाई हो। जूता कामदार दिल्ली वाला था। हकीम साहब इतने पतले दुबले थे कि मालूम पड़ता था कि उन्होंने अपनी तंदुरुस्ती अपने मरीजों को बांट दी है। हकीम साहब में नजाकत भी बला की थी। रहते थे बनारस में, मगर कान काटते थे लखनऊ वालों के। मतलब बच्चों, जो विवरण दिया गया है यहाँ पर हकीम साहब का, वो ऐसे है कि जो तेज सर्दी नहीं पड़ती थी, लेकिन जो मौसम था वह क्या था बच्चों, स्वेटर पहनने का आ गया था। लेकिन जो हकीम साहब थे वह क्या चिकन का कुर्ता पहन के आए थे, और उनकी जो पजामी थी वह चूड़ीदार पजामी लग रही थी, जैसे कि दर्जी ने कुछ झोल किया हो या उनके लिए कुछ जगह छोड़ी हो कपड़े के लिए चूड़ीदार पजामा बना दिया हो, ऐसा लगता है। ढीली मोहरी के लिए शायद उन्होंने कपड़ा छोड़ दिया होगा दर्जी ने। अब हकीम साहब जो थे वो इतने पतले दुबले थे, और जो उनकी जूतियां थी बच्चों, वैसे वो दिल्ली वाली जूतियां लग रही थी, दिल्ली से खरीदी हुई लग रही थी। आते ही मैंने सलाम किया, जिसका उत्तर उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े अंदाज से दिया और बोले, मिजाज कैसा है? मैंने कहा, मर रहा हूं, बस आपका ही इंतजार था, अब यही जिंदगी आपके हाथों में है। हकीम साहब ने कहा, या रब, आप तो ऐसी बात करते जैसे गोया जिंदगी से बेजार हो गए हैं। भला ऐसी गुफ्तगू भी कोई करता है? मरे आपके दुश्मन, नब्ज तो दिखाइए,
खुदावंद करीम ने चाहा तो आनन फानन में दर्द रफू चक्कर हो जाएगा। अब जैसे ही उनके आते ही मैंने उन्हें सलाम किया, जिसका उत्तर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और कहते हैं कि कैसे हैं, तो जो लेखक है वह जवाब देते हैं कि मर रहा हूं, ऐसी कंडीशन में है। और वो आगे कहते हैं कि जो मैं मर रहा हूं लेकिन मेरी जिंदगी जो है आपके हाथों में है। फिर जो मौलाना साहब जो हकीम है वह कहते हैं ऐसी बात ना करे, ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए आपको, क्योंकि गोया जिंदगी से बेजार, आप ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कि गोया जो है जिंदगी से बेजार हो गई। भला ऐसी गुफ्तगू भी कोई करता है, ऐसी बातें कोई करता है? फिर और कहते हैं नब्ज दिखाइए तो मरे आपके दुश्मन। फिर जो लेखक है वह कहते हैं कि मैंने कहा अब आपकी दुआ है, आपका नाम बनारस ही नहीं हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है, इसीलिए आपको तकलीफ दी गई है। ठीक है, अब आप इलाज शुरू कीजिए। फिर जो है लेखक है वो कहते हैं कि आपका नाम बनारस ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है, इसीलिए आपको बुलाया गया है। अब आप मेरा इलाज जो है वह शुरू कीजिए। उन्होंने 10 मिनट तक नब्ज देखी, फिर बोले मैं नुस्खा लिखे देता हूँ, इसे वक्त पर पीजिए, इंशाअल्लाह जरूर शिफा होगी। हकीम साहब चलने को तैयार हुए, उठते उठते बोले जरा एक बात का ख्याल रखिएगा कि आजकल लोग दवाइयां बहुत पुरानी रखते हैं, मेरे यहाँ ताजी दवाइयां मिलती हैं। मतलब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने कहा कि मुझे मेरा इलाज कीजिए तो हकीम साहब ने 10 मिनट तक केवल नब्ज ही देखी और फिर क्या कहते हैं वह, मैं नुस्खा लिखे देता हूँ, पीजिए, इंशाअल्लाह आप बहुत ही जल्दी क्या होंगे, आपके ऊपर शिफा होगी और आप ठीक हो जाएंगे। हकीम साहब ऐसा बोलकर चलने को तैयार हुए। उन्होंने कहा कि जो आजकल दवाई संभल के लीजिएगा डॉक्टरों से, क्योंकि आजकल दवाई जो है वह ताजी नहीं रखते हैं, मेरे पास तो ताजी दवाई मिलती है। फिर दर्द फिर से कम हो चला, परंतु दुर्बलता बढ़ चली थी। कभी कभी दर्द का दौरा अधिक वेग से आता था। घर वालों को और मुझे भी दर्द के संबंध में विशेष चिंता होने लगी। कोई कहता कि लखनऊ जाओ तो कोई एक्सरे का नाम लेता था, किसी ने राय दी कि जल्द चिकित्सा कीजिए। एक सज्जन ने कहा ये सब कुछ नहीं, आप होम्योपैथी इलाज शुरू कीजिए, देखिए कितनी शीघ्रता से लाभ होता है। साहब इन नन्ही नन्ही गोलियों में मालूम नहीं कहाँ तक का जादू है। साहब जादू का काम करती है, जादू का। अब देखो बच्चों, जो दर्द फिर से कम हो चला हकीम की दवाई से, लेकिन जो दर्द है वो खत्म नहीं हो रहा था। उसके घर वाले, लेखक के और लेखक स्वयं भी इस दर्द को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित रहने लग गया। मुझे विशेष चिंता होने लगी। अब किसी ने कहा कि लखनऊ जाओ, वहां पर इलाज कराओ, किसी ने कहा कि जल्द चिकित्सा कराओ, एक सज्जन ने कहा कि यह सब कुछ नहीं, आप होम्योपैथिक की इलाज शुरू कीजिए। होम्योपैथिक की जो छोटी छोटी दवाई है बहुत ही कारगर होती है, ना जाने कैसे ही जादू का काम करती हैं। और हाँ, वो कहते हैं जादू का ही काम करती हैं, जादू का। एक प्राकृतिक चिकित्सा वाले ने कहा था कि आप गीली मिट्टी पेट पर लेप कर धूप में बैठिए, 1 हफ्ते में दर्द हवा हो जाएगा। हमारे ससुर साहब एक डॉक्टर को लेकर आए। उन्होंने कहा कि देखिए साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार हैं। मैं बीच में बोल उठा, समझदार ना होता तो आपको कैसे यहाँ बुलाता। अब एक प्राकृतिक एक चिकित्सक को लेकर के उनके जो ससुर जी हैं लेखक के, वह आ जाते हैं। और वह कैसे आते हैं बच्चों, एक डॉक्टर को लेकर के साथ में आते हैं। उन्होंने कहा देखिए साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार हैं। तो मैं बीच में ही बोल पड़ा उनसे कि अगर समझदार ना होता तो आपको क्यों बुलाता। इसी बीच मेरी नानी की बहन मुझे देखने आई। उन्होंने बड़े प्रेम से देखकर बोली, मैं तो पहले ही सोच रही थी कि कुछ ऊपरी खेल है, कि यह कुछ ऊपरी खेल है। मैंने पूछा ऊपरी खेल क्या है नानी जी। नानी बोली बेटा, सब कुछ किताब में ही थोड़े लिखा रहता है। बात यह है कि तुम पर किसी चुड़ैल का साया है। वे मेरी स्त्री और माता जी की ओर देखकर कहने लगी, देखो ना इसकी बेरौनी कैसी खड़ी है, कोई चुड़ैल लगी है, किसी ओझा को दिखा देना चाहिए। मैंने कहा डॉक्टर तो मेरी जान के पीछे लग ही गए हैं, क्या चुड़ैल उनसे भी बढ़कर है। जब सब लोग चले गए तब मेरी पत्नी ने कहा, तुम लोगों की बात क्यों नहीं मान लिया करते, कुछ हो ना हो इसमें तुम्हारा हर्ज ही क्या है। मेरे दर्द में किसी विशेष प्रकार की कमी ना हुई, ओझा से तो किसी प्रकार की आशा क्या करता, पर बीच बीच में दवा भी होती जा रही थी। कुछ लाभ अवश्य हुआ पर पूरा फायदा ना हुआ। मैंने अब पक्का इरादा कर लिया कि लखनऊ जाऊंगा। जो बात काशी में नहीं हो सकती लखनऊ में हो सकती है, वहां सभी
साधन है। मतलब बच्चों जो लेखक है वह कहते हैं उसी बीच उनको देखने के लिए कौन आता है बच्चों, उनकी नानी आती है। और वो नानी उनकी पत्नी और उनकी माँ की तरफ देख करके कहती है कि हो ना हो इसके ऊपर किसी चुड़ैल का साया है, देखो तो कैसे इसकी पूरी रौनक उड़ गई है, कहीं ना हो जो हकीम है डॉक्टर है वो तो अपना इलाज करते ही हैं, लेकिन इस पर किसी चुड़ैल का साया है, इसी ऊपरी साया है, इसीलिए इसको किसी ओझा को दिखाया जाए। फिर जो है वो कहता है कि डॉक्टरों ने कम मेरी जान ले रखी है, जो चुड़ैल उनसे भी बड़ी है, जो उनसे ज्यादा मेरी जान ले लेगी। ऐसा करके जो लेखक है वह कहता है। फिर वह आगे बढ़ाते हुए बात को उसकी पत्नी कहती है कि दिखा लेने में क्या ही हर्ज है, क्यों नहीं दिखा लेते हैं आप किसी ओझा को ही। फिर वह मन ही मन निश्चय करते हैं कि अब वो कहाँ जाएंगे, लखनऊ जाएंगे। जो बात काशी में नहीं है बच्चों, वो कहते हैं वो बात लखनऊ में हो सकती है, और वो लखनऊ जाने का पूरा निर्णय करते हैं। सब तैयारी हो चुकी थी कि इतने में एक और डॉक्टर को एक मेहरबान बुला लाए। उन्होंने देखा, कहा जरा मुंह तो देखूं, देखकर बड़े जोर से हंसे। मैं घबराया, ऐसी हंसी केवल कवि सम्मेलन में बढ़ेगी, कविता पढ़ने के समय सुनाई देती है। मैं चकित भी हुआ। डॉक्टर बोले, किसी डॉक्टर को यह सूझी नहीं तुम्हें तुम्हें पायरिया है, उसी का जहर पेट में जा रहा है और सब फसाद पैदा कर रहा है। मैंने कहा तो क्या करूं? डॉक्टर साहब ने कहा इसमें करना क्या है, किसी दंत चिकित्सक के यहाँ जाकर सब दांत निकलवा दीजिए। मैंने अपने मन में कहा आपको यह कहने में तो कुछ कठिनाई ही नहीं हुई, गोया दांत निकलवाने में कोई तकलीफ ही नहीं होती। खैर रात भर मैंने सोचा, फिर मैंने निश्चय किया कि डॉक्टर ठीक कहते हैं। बच्चों देखो सब तैयारी शुरू हो चुकी थी, इतने में एक और डॉक्टर को एक मेहरबान बुला लाए उसके पास, और उन्होंने कहा कि जरा मुंह तो देखो। मुंह देख करके उन्होंने कहा, और वो जोर से हंसे। ऐसे कौन हंसता है बच्चों? ऐसे कवि सम्मेलन के बाद जो कवि होते हैं वही हंसते हैं। और ऐसे हंसते हुए उन्होंने कहा कि किसी डॉक्टर को ये सूझी नहीं तुम्हें पायरिया है, और क्या है, उसी का जहर जो पेट में फैल रहा है और सारे फसाद की जड़ पैदा कर रहा है। तुम एक काम करो, अपने सारे दांत निकलवा दो, ठीक है, तब तुम्हारा ठीक हो जाएगा। फिर जो लेखक है वह कहता है कि इसे जरा सी भी संकोच नहीं हो रहा है कि मुझे कहता है कि पूरे दांत निकलवा दो। फिर अंत में क्या था मैंने भी सोचा, फिर लेखक को भी यह बात सही लगी। दंत चिकित्सक के यहाँ से पूछवाया, उसने कहा कि 3 रुपए दांत तुड़वाने के लिए लगेंगे, कुल दांतों के लिए 96 रुपए लगेंगे, मगर मैं आपके लिए 6 रुपए छोड़ दूंगा। इसके अतिरिक्त दांत बनवाई के अलग। यह सुनकर पेट के दर्द के साथ सिर में भी चक्कर आने लगा, मगर मैंने सोचा कि जान सलामत है तो सब कुछ है, इतना और खर्च कर लेता हूँ। श्रीमती जी से मैंने रुपए मांगे, उन्होंने पूछा क्या हुआ, मैंने सारा हाल कह दिया। वह बोली तुम्हारी बुद्धि कहीं घात चढ़ने गई है, आज कोई कहता है दांत उखड़वा डालो, कल कोई कहेगा बाल उखड़वा डालो, परसों कोई डॉक्टर कहेगा नाक नुचवा डालो, आंखें निकलवा दो। यह सब फिजूल है। खाना ठीक से खाओ, 15 दिन में ठीक हो जाओगे। मैंने कहा तुम्हें अपना ही दवा करनी थी तो इतने रुपए क्यों बर्बाद कराए। अब बच्चों देखो, दांत उखड़वाने का जब उसने मन में निर्णय बना लिया तो उन्होंने खर्चा बताया कि प्रत्येक दांत को निकलवाने में 3 रुपए लगेंगे और पूरे दांत निकालने में 96 रुपए लगेंगे, लेकिन आपके लिए जो है 6 रुपए छोड़ दिए जाएंगे। बाकी जो नए दांत बना के लगाए जाएंगे उनका खर्चा अलग से होगा। और यह बात जब उनकी पत्नी को वह बताते हैं, पत्नी से पैसा मांगते हैं, तो पत्नी कहती है कि आपका दिमाग पागल खराब हो गया है, आप क्या अपने बुद्धि से बाहर हो चुके, आप में नहीं है। कैसे कोई कुछ भी कहेगा तो आप कुछ भी मान लेंगे। कोई कहेगा दांत उखड़वा दो तो दांत उखड़वा लेंगे, कोई कहेगा बाल नोचवा दो तो बाल उखड़वा देंगे, कोई बोलेगा नाक नोचवा दो तो नाक नोचवा देंगे, आंखें निकलवाने कहेगा तो आंखें निकलवा देंगे क्या आप। तो फिर वो कहती है अंत में कि आप 15 दिन भर पेट स्वस्थ से अच्छे से खाना खाइए और संयम से रहिए, देखिए आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। तो फिर लेखक कहता है यदि तुम्हें अपनी ही दवाइयां करनी थी तो इतने सारे डॉक्टरों पर पैसा क्यों खर्च करवाया। तो बच्चों इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि कभी भी दूसरों के कहे हुए बातों को हमें अपनी जिंदगी में उतारना नहीं चाहिए बिना सोचे जाने समझे। हमें अपनी सूझबूझ से काम अवश्य लेना चाहिए। यदि कोई हमें सलाह देता है तो उसको हमें सूझबूझ के साथ प्रयोग करना चाहिए और अपनी सूझबूझ के साथ ही उसकी सलाह को मानना चाहिए। तो बच्चों इस कक्षा में इतना ही। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।